मसीह का तमाम ये कंबोज लाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से खबरों पर चर्चा शुरू हो, विश्लेषण शुरू हो, उससे पहले आप जानिए कौन सी खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। आज दो खबरें ऐसी हैं जो आपको उल्टी प्रतीत होंगी। पहली खबर यह है कि टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को पैसा वापस करेंगी। जनरली टेलीकॉम कंपनियों को तो हम पैसा देते हैं, हम बिल भरते हैं, लेकिन अगर ओवर बिलिंग कर दी है तो टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को पैसा वापस करेंगी। कैसे ये प्रक्रिया होगी, कितना पैसा वापस होगा, क्यों होगा, ये जानेंगे। दूसरी खबर सुनिए जो आपको फिर उल्टी लगेगी। अब बैंक पेनल्टी देंगे ग्राहकों को। कब देंगे? अगर लोन खत्म होने के बाद बैंकों ने मकान के कागज 30 दिन में नहीं लौटाए तो बैंकों को पेनल्टी देनी होगी ग्राहकों को। आरबीआई ने कुछ कहा, क्यों कहा, ये जानेंगे विश्लेषण में। निर्यात रोक कर भी क्यों सस्ता नहीं हुआ चावल। चावल का निर्यात जब रोका गया तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी, घरेलू बाजार में चावल महंगा हो रहा है, हम चावल पैदा करते हैं, खुद महंगा चावल क्यों खाएं, तो निर्यात रोक दो। रोक दिया, उसके बाद भी चावल सस्ता नहीं हुआ। क्यों ऐसा हुआ, ये समझेंगे। अब नियमों में बंधेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म। मसला क्या है? मसला ये है कि तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग खर्च हैं, अलग अलग उनके सब्सक्रिप्शन हैं, अलग अलग तरीके का कंटेंट है, लाइव पे अलग पैसा है, कभी लाइव फ्री है। ये सब इतनी जो गफलत है, इनको नियमों में बांध दो, ऐसी बातचीत चल रही है। कौन कर रहा है, किस तरीके के नियम आएंगे, ये जानेंगे। अब विदेश में प्रॉपर्टी रखने वालों पर सरकार की नजर, ये आज दिन की सबसे बड़ी खबर में पहली खबर है। अगर आपकी भी विदेश में प्रॉपर्टी है जिसकी जानकारी आपने आयकर विभाग को नहीं दी है तो अब सतर्क हो जाइए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा गर्म हुआ है और अब ऐसे लोगों पर निगरानी बढ़ने वाली है जिन्होंने दुबई में, थाईलैंड में या किसी भी देश में प्रॉपर्टी ले रखी है। ये दो देश मैंने इसलिए बोले क्योंकि सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर यही प्रॉपर्टी बेचने के विज्ञापन दिखे मुझे, कम से कम इसलिए। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस ने छोड़ा भारत का साथ। कहां छोड़ा? तेल के बाजार में छोड़ा। सस्ता डिस्काउंट पर तेल दे रहा था रूस अब तक, ना तो प्रतिबंध हटे ना कोई बात बदली, फिर रूस ने साथ क्यों छोड़ दिया, ये दूसरी बड़ी खबर है आज दिन की, जिस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। शुरुआत टेलीकॉम कंपनी की खबर के साथ। टेलीकॉम कंपनियों के ऑडिट में अगर ये पता चलता है कि वे ग्राहकों से किसी सेवा के लिए ज्यादा पैसा ले रहे हैं तो उन्हें 3 महीने के भीतर ग्राहकों को वो पैसा, वो शुल्क लौटाना होगा। सोमवार को टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की तरफ से टेलीकॉम सेवाओं की क्वालिटी को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों में ये बात कही गई है। नियमों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को अपने मॉनिटरिंग और बिलिंग सिस्टम का साल में एक बार ऑडिट कराना होगा। सर, कैसे ये व्यवस्था लागू होगी ऑडिट के बाद? ये ऐसा पहली बार हो रहा है। अब टीआरआई ने टेलीकॉम कंपनियों से ओवर बिलिंग या ओवर चार्जिंग के नाम पर पैसा वापस करने के लिए कहा है। ये बहुत पुरानी शिकायत है कंपनियों की से ग्राहकों की, कि कंपनियां गलत बिल देती हैं, सही ढंग से प्लान बदलते समय बिल की वापसी नहीं करती हैं और बीच में प्लान बदलने के कारण ज़्यादा पैसा लगा दिया जाता है। इसको नापने का कोई तरीका नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो जो नए आदेश टीआरआई के आए हैं उस हिसाब से टेलीकॉम कंपनियों को अपनी मीटरिंग और बिलिंग सिस्टम का साल में एक बार ऑडिट कराना होगा। जिस तरीके से वो आपका बिल तैयार करती हैं और कैसे वो आपकी कॉल्स को मॉनिटर और मीटर करती हैं। ऐसा इसलिए करने के लिए कहा गया है क्योंकि जो टेलीकॉम कंपनी आपको टैरिफ पैकेज देती हैं उसमें बहुत सारी मुफ्त चीज़ें भी होती हैं। मुफ्त कॉल होती है, डेटा की एक लिमिट होती है। उस डेटा की लिमिट के बाद फिर जब आप डेटा कंज्यूम करते हैं तो एक दूसरा टैरिफ उस पर लागू हो जाता है। एक मुफ्त डेटा की लिमिट होती है और उसके बाद जब आप दूसरे लेवल पर जाते हैं तो वहाँ एक अलग दर से आपसे पैसा वसूला जाता है। अब कंपनियों को अपना ऑडिट कराना होगा और इस ऑडिट के बाद अगर ये पता चला कि उन्होंने किसी ग्राहक का या किसी क्षेत्र में ग्राहकों से ज़्यादा पैसा लिया है तो उसे उन्हें वापस करना पड़ेगा। टीआरआई ने आदेश दिया है कि अगर कंपनियां अपने ऑडिट रिपोर्ट की फाइंडिंग के बाद 3 महीने के भीतर ये प्रक्रिया लागू नहीं करती हैं तो उनके ऊपर 50 लाख रुपए पर रिपोर्ट के आधार पर, यानी जितने ग्राहकों के बारे में ये मामला पता चलेगा 50 लाख रुपए पर रिपोर्ट के आधार पर उन पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तो अब अगर आपकी बिलिंग में कोई गफलत है, आपको लगता है कि आपकी बिलिंग में डिस्क्रिपेंसी है, तो आप इंतज़ार करिए, उसे फ्लैग करिए टेलीकॉम कंपनी के सामने, क्योंकि वो ऑडिट में वो उसे दिखाई देना चाहिए यदि आपको सही बिलिंग नहीं की गई है। रिजर्व बैंक ने बैंकों को हिदायत दी है कि ग्राहकों को दिए जाने वाले लोन की पूरी रकम वसूलने के बाद बैंक ग्राहकों को संपत्ति से जुड़े कागजात 30 दिन के भीतर लौटा दें।
ऐसा नहीं करने पर बैंकों पर रोजाना की दर से जुर्माना लगेगा। ये जुर्माना 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से होगा। रिजर्व बैंक का ये कदम ग्राहकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि कई बार लोन चुकाने के बावजूद ग्राहकों को बैंक से कागज लेने में कई दिन चक्कर काटने पड़ते हैं। सर, ऐसा कर क्यों रहा है आरबीआई? रिजर्व बैंक के पास तमाम शिकायतें इधर गई हैं। एक बैंकों को के लिए फेयर प्रैक्टिसेस कोड बनाया गया था 2003 में, और उस प्रैक्टिस के तहत आज भी निर्धारित है कि अगर आपके पूरे लोन का सेटलमेंट हो गया है तो बैंक के पास जो आपके कागज गिरवी रखे हुए हैं मकान के, वो आपको तत्काल मिल जाने चाहिए। सामान्य प्रक्रिया ये है। लेकिन कई सारे बैंकों से रिजर्व बैंक के पास ये शिकायत पहुंची है कि बैंक लोन क्लियर करने के बाद भी डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल वास्तविक दस्तावेज हैं, वो वापस नहीं करते हैं, और इसलिए और इस प्रक्रिया में ग्राहकों के पास कहीं कोई रिड्रेसल नहीं है, शिकायत का कोई निस्तारण इलाज नहीं है। वो बैंक के अधिकारियों के चक्कर काटते हैं, उनसे अपील करते हैं और उसके बाद उनके कागज रिलीज होते हैं। इसलिए अब ये स्पष्ट रूप से नियम बना दिया गया है, और यदि आपका बैंक आपका लोन पे करने के बाद भी कागज रोके हुए है तो आप इस नियम की मदद लीजिए और अपने बैंक पर से सवाल पूछिए, रिजर्व बैंक के पास शिकायत करिए, क्योंकि अब किसी भी स्थिति में रिजर्व बैंक 30 दिन से ज़्यादा कागज नहीं रख सकते अगर आपका पूरा लोन अकाउंट क्लियर हो गया है। चावल के निर्यात पर पाबंदी के बावजूद सरकार के गोदामों में चावल का स्टॉक 3 साल के निचले स्तर तक चला गया है। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के आंकड़े बताते हैं कि 1 सितंबर को केंद्रीय पूल में चावल का कुल स्टॉक 232.88 लाख टन दर्ज किया गया, जो 2020 के बाद सितंबर की शुरुआत का सबसे कम स्टॉक है और पिछले साल के मुकाबले करीब 12 लाख टन कम है। पिछले साल 1 सितंबर को केंद्रीय पूल में कितना चावल था? 244.63 लाख टन चावल था। सर, इस बीच उत्पादन की क्या स्थिति, क्योंकि हम जिस सीजन में चल रहे हैं, अब धान दिवाली आएगी तो नया चावल आएगा, क्या स्थिति उत्पादन की बनती दिख रही है? भारत सरकार ने अभी तक मानसून की इस जो अस्त व्यस्त मानसून है, अगस्त में सूखे की स्थिति, जुलाई में बाढ़ की स्थिति, और फिर फिर सितंबर के कुछ हिस्सों में कई जगह बाढ़ और सूखे की स्थिति में, इसमें उत्पादन को लेकर कोई आंकड़ा जारी नहीं किया। सोइंग के या बुआई के आंकड़े तो आते हैं, लेकिन भारत की चावल के उत्पादन के मामले में पहला अनुमान आ गया है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, और जो चौंकाने वाला और चिंताजनक भी है। यूएसडीए, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, जो पूरी दुनिया में हर देश में अनाज के उत्पादन का आंकड़ा संकलित करता है और उसके हिसाब से दुनिया में खाद्य की आपूर्ति की व्यवस्था का आकलन करता है। यूएसडीए के आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि इनको आधार बनाकर ही दुनिया में मांग और आपूर्ति की परिस्थिति तय की जाती है। इसने अपना जो पहला अनुमान जारी किया, उसने बताया कि 2023-24 का जो सीज़न है, यानी जो मौजूदा खरीफ सीज़न है, उसमें भारत में चावल के उत्पादन में, राइस के प्रोडक्शन में 2 मिलियन टन के आसपास की कमी हो सकती है, यानी 20 लाख टन के आसपास के चावल के उत्पादन में कमी हो सकती अगस्त के आधार पर। सितंबर के आंकड़े इसके बाद आएंगे। यह पहला आधिकारिक आंकड़ा है किसी आधिकारिक एजेंसी से जो बता रहा है कि खरीफ के मौसम में चावल की उपज में कमी आएगी। आप यदि मनी सेंट्रल लगातार सुन रहे हैं तो हम अब लगातार आपको बता रहे हैं कि भारत के वैज्ञानिक भी, भारत में भी इस बात की चर्चा चल रही है कि धान की बुआई तो अच्छी है, पर उसमें ईल्ड या पैदावार में शायद मुश्किल आएगी, क्योंकि बहुत क्रूशियल समय पर, फसल के बहुत महत्वपूर्ण समय पर बारिश नहीं हुई है। तो अगर ये 2 मिलियन टन के आसपास चावल के उत्पादन में कमी आती है तो फिर तो महंगाई त्यौहार ख़राब कर देगी, क्योंकि खरीफ के गेहूं की कीमतों की परिस्थिति हम लगातार देख रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी इस बात की कोशिशें की गई कि चावल की आपूर्ति बाजार में बढ़ाई जाए, उसके लिए निर्यात को भी प्रतिबंधित किया गया। उसके बाद भी अनाज के भंडार का या चावल के भंडार की हाल क्या है, ये बात आपको शुभम ने बताई। गेहूं के बारे में हम आपको पूरा विस्तार से इकोनॉमिका में बता चुके हैं कि भारत सरकार का गेहूं का स्टॉक इतना कम है कि गेहूं की आयात की नौबत है। अभी हालांकि आयात का फैसला नहीं किया गया, लेकिन खरीफ की फसल का नतीजा आने के बाद सरकार को शायद अनाज का या गेहूं के आयात को खोलने का फैसला भी करना पड़ सकता है। भारतीय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी इस हफ्ते आंकड़े देगा उत्पादन के, उन पर भी गौर करना होगा कि वहाँ पर क्या स्थिति बनती दिख रही है, सरकार क्या आकलन करती है। गेहूं पर एक खबर और है सूचना के लिए। गेहूं की बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए एफसीआई ने आटा मिलों के स्टॉक की जांच शुरू की है। एफसीआई अपनी जांच में देखना चाहता है कि मिलों के पास गेहूं के जितने स्टॉक को घोषित किया था उतना ही है या उससे ज़्यादा तो नहीं है। इस बीच घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है। सितंबर की शुरुआत में दिल्ली में गेहूं का भाव 2521 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़कर 2562 रुपये हो गया है। अमेरिकी कृषि विभाग का मानना है कि इस साल दुनिया भर में गेहूं का उत्पादन इसकी खपत के मुकाबले कम रहेगा। ये महंगाई को और ईंधन दे सकता है। अगली खबर खाद्य तेल से जुड़ी। अगस्त में खत्म हो रहे ऑयल वर्ष 2022-23 के दौरान देश में वनस्पति तेल का आयात 165 लाख टन पहुंच सकता है। भारत में तेल आयात को लेकर अमेरिकी कृषि विभाग ने यह अनुमान लगाया है।
अमेरिकी कृषि विभाग का क्या कहना है? ये कह रहा है कृषि विभाग कि अगले ऑयल वर्ष 23-24 के दौरान भारत में वनस्पति तेल आयात में गिरावट आएगी और कुल 146.1 लाख टन इंपोर्ट होगा। इस साल अगस्त तक देश में 141 लाख टन से ज़्यादा वनस्पति तेल का आयात हो चुका है, जो पिछले साल के मुकाबले 24% ज़्यादा है। सर, खाद्य तेल को लेकर दुविधा क्या है? आयात बढ़ रहा है, 140 लाख टन से ज़्यादा आयात हम कर रहे हैं, कीमतें टूटी हुई हैं, ये दुविधा क्या है खाद्य तेल को लेकर? इस पर खाद्य तेल के मामले में सरकार का एक बड़ा असमंजस है। जब इस बार हम खुदरा महंगाई के आंकड़ों पर बात कर रहे थे, कल तो हमने आपको बताया भी था कि पूरी बास्केट में, फूड की बास्केट में खाद्य तेल ऐसे हैं जिनकी इन्फ्लेशन नेगेटिव में है। हुआ ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले साल की जो परिस्थिति थी खाद्य तेलों के उत्पादन की, उसकी तुलना में इस साल स्थिति बेहतर है। उत्पादन ज़्यादा था और भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी में कमी भी की थी। तो भारत के जो तीनों प्रमुख एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स हैं, पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल, इन तीनों का बड़े पैमाने पर आयात हुआ है भारत में। और एक तरह से माना जा रहा है कि भारतीय बाजार में सस्ते आयात के कारण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें कम होने के कारण अब सप्लाई ओवर सप्लाई हो गई है, और इसलिए जो शुभम ने इशारा किया कि बाजार में कीमतें टूटी हुई हैं वो दिखाई दे रहा है और रिकॉर्ड आयात भी हुआ है। अब यहाँ सरकार की दुविधा ये है कि तेल कंपनियां या जो खाद्य तेल बेचने वाली कंपनियां हैं, जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए या इंपोर्ट को सीमित किया जाए, क्योंकि इससे बाजार में उत्पादकों को नुकसान हो रहा है। लेकिन सरकार महंगाई की आंच में इस तरह हाथ जलाए हुए है कि अभी शायद वो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का जोखिम नहीं लेगी। लेकिन पूरी बास्केट में, अगर आप त्योहारों के पास पूरी बास्केट में देखें तो केवल एक यही चीज़ ऐसी दिखती है जहाँ इस बार की महंगाई में, दिवाली के और उसके आसपास की महंगाई में शायद खाद्य तेल की कीमतों में हमें बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई देगी। गेहूं, चावल, खाद्य तेल के बाद अब बात चीनी की। अक्टूबर में शुरू हो रहे नए चीनी वर्ष 23-24 के दौरान देश में प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में इस साल चीनी का उत्पादन 14% गिर सकता है। ऐसा हुआ तो उत्पादन 4 साल में सबसे कम होगा। सितंबर अंत में खत्म हो रहे चीनी वर्ष 2022-23 के दौरान उत्तर प्रदेश को पीछे कर इस साल महाराष्ट्र फिर से देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य बना है। 22-23 के दौरान महाराष्ट्र में 105 लाख टन से ज़्यादा चीनी का उत्पादन अनुमान है। इसलिए लेकिन इस साल अगस्त के दौरान बरसात की कमी की वजह से गन्ने की फसल को नुकसान की आशंका है, जिस वजह से अगले सीजन के दौरान महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन घटने की आशंका है। देखिए, देश का सबसे बड़ा राज्य जो बना, उसमें अब चीनी का उत्पादन घटने की आशंका है। सर, फिर कीमतों को लेकर क्या समीकरण बनेंगे? इस सूचना से कि महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन 4 साल के न्यूनतम स्तर पर जा सकता है अगस्त के सूखे के कारण, इसके 2 बड़े स्पष्ट संकेत दिखते हैं। एक तो ये भूल जाइए कि भारत से चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध हटेगा, क्योंकि अब तो ये बिल्कुल पूरी तरह रिजेक्ट होता दिखाई दे रहा है। जो परिस्थिति हमें दिखाई दे रही है शुगर केन की सोइंग पर भी असर पड़ा है सूखे के कारण, तो वो भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। और दूसरी चीज़ है कि चीनी की अब घरेलू बाजार में कीमतों में बड़ी तेजी आने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, जैसे जैसे सितंबर के आंकड़े आएंगे, और इसलिए इस बार के त्योहार में चीनी महंगी हो सकती है। वैसे भी इस मौसम में चीनी की मांग काफ़ी ज़्यादा होती भी है। तो सरकार ने हालांकि निर्यात रोक रखा है, लेकिन अब घरेलू उत्पादन की जो तस्वीर हमें मिल रही है वो चीनी के मोर्चे पर चिंताजनक है। अगस्त के दौरान थोक महंगाई दर लगातार 5वें महीने नेगेटिव जोन में दर्ज की गई है, जो बताता है कि कंपनियों की तरफ से कच्चे माल की मांग में ज़्यादा सुधार नहीं हो रहा है। अगस्त में थोक महंगाई दर नेगेटिव 0.52% दर्ज की गई। सब्जियां, दालें और अनाज महंगा होने के बाद भी अगस्त में थोक महंगाई नेगेटिव जोन में है। अगस्त के दौरान ईंधन, केमिकल, स्टील और पेपर की महंगाई नेगेटिव जोन में रही, जिसकी वजह से ओवरऑल थोक महंगाई का जो आंकड़ा था वो नेगेटिव रहा और उसका असर दिखा। सर, कल खुदरा महंगाई के आंकड़े आए थे, वो अभी भी आरबीआई के सहनीय स्तर से ऊपर हैं, 7% के 6.5% के आसपास हैं। थोक महंगाई दक्षिण दिशा में, ये उत्तर दिशा में, ये अंतर विरोध क्यों? ये बड़ा डाइवर्जेंस है और जो लगातार भारत में पिछले 3-4 महीनों में बना हुआ है। खुदरा महंगाई भारत में गरीब में आम लोगों की जेब काट की तस्वीर बता रही है, जबकि थोक महंगाई भारत में मांग की और अर्थव्यवस्था की सूचना दे रही है। और यही वो स्टैगफ्लेशन जैसा फिनोमेना है जो हमें दोनों महंगाई के डाइवर्जेंस में दिखता है। WPI का अगस्त का आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है, इसका नेगेटिव जोन में जाना इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगस्त के महीने में कच्चे माल की खरीद का संकेत उत्पादन और मांग के तौर पर लिया जाता है। और अब ये बता रहा है आंकड़ा कि बहुत सारे उत्पादों की मांग नहीं है बाजार में, इसलिए वहाँ डिफ्लेशन की स्थिति बनी हुई है। जबकि इसके ठीक विपरीत अगर आप देखें तो खाद्य महंगाई, जो कि खास तौर पर खुदरा महंगाई का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। खुदरा महंगाई में एक जिक्र हम लोगों ने चर्चा में किया था कि खुदरा महंगाई में कोर इन्फ्लेशन कम हुई है, जो शायद
थोक महंगाई से जुड़ती हुई दिखाई देती है। क्योंकि अब मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की कीमतों में भी मांग नहीं है, उनमें कमी दिखाई दे रही है। ऊर्जा की कीमतें भी कम है, हालांकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी शायद आने वाले समय में दिखाई देगी। उसका असर हमें कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर हमें दिखाई देगा महंगाई के सूचकांक में। लेकिन थोक महंगाई का टूटना और नकारात्मक होना अर्थव्यवस्था में सिकुड़ती हुई मांग का प्रमाण दिखाई दे रहा है। सर, इस बीच मेडिकल इन्फ्लेशन को लेकर भी कुछ आंकड़े आए अस्पताल के, दवाइयों पे खर्च के, क्या कुछ ये बता रहे हैं? मेडिकल इन्फ्लेशन पर आमतौर पर चर्चा नहीं होती है, लेकिन अगर आप खुदरा महंगाई और थोक महंगाई के आंकड़ों को थोड़ा भीतर जाकर देखने की कोशिश करें तो फार्मास्यूटिकल की इन्फ्लेशन का आंकड़ा भी वहाँ दिखाई देता है। फार्मास्यूटिकल इन्फ्लेशन पिछले 2 साल से 3 साल से, कोविड के बाद से 14 से 15% और 20% के आसपास है। लेकिन जो आंकड़े हमें अस्पतालों के इकोनॉमिक रिजल्ट से या उनके आर्थिक नतीजों से मिले, वो बता रहे हैं कि भारत में पिछले 1 साल में अस्पतालों में खर्च काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट तेज़ी से बढ़ी है। आमतौर पर अस्पताल कंपनियां, जो हॉस्पिटल कंपनियां हैं, वो अपने राजस्व का आकलन 2 पैमानों पर करती हैं। एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, यानी प्रति बिस्तर कितना रेवेन्यू है, और एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कितना है हॉस्पिटल में। ये 2 बड़े पैमाने हैं जिनके आधार पर कोई हॉस्पिटल कंपनी अपने लाभ की गणना करती है, और इन दोनों में सुधार दिखाई दिया है। अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर, मैक्स, केम्स हॉस्पिटल, ये जो कंपनियां लिस्टेड हैं, इनके सबके राजस्व में इन दोनों पैमानों पर बढ़ोतरी दिखाई दी। तो इसका मतलब ये कि इन अस्पतालों ने अपने रेट्स बढ़ाए, उन बढ़े हुए रेट्स का बढ़ी हुई लागत की बिलिंग अपने यहाँ आने वाले मरीजों को या बीमार या इलाज कराने वाले मरीजों के की है। तो ये पूरी तस्वीर मरीजों के लिहाज से, चिकित्सा कराने वालों के लिहाज से महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई की तस्वीर है। जबकि अगर आप हॉस्पिटल कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं तो उनकी बैलेंस शीट में इससे थोड़ी सी तरक्की दिखाई देती है। सरकार की तरफ से फर्टिलाइजर बिक्री घटाने के तमाम प्रयास और अगस्त के दौरान मानसून की कम बरसात के बावजूद देश में फर्टिलाइजर की बिक्री में जोरदार उछाल देखने को मिला है। अगस्त में फर्टिलाइजर की बिक्री 57% बढ़ी है, जिस वजह से सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ रहा है। देश में जितना फर्टिलाइजर खपत होता है उसका अधिकतर हिस्सा हम इंपोर्ट करते हैं। सर, क्यों बढ़ गई फर्टिलाइजर की बिक्री? सरकार चौंक गई है फर्टिलाइजर के आंकड़े से। आमतौर पर मानसून की कमजोरी के बाद फर्टिलाइजर की मांग में कमी आने की संभावना थी। सरकार की तरफ से इस बात की कोशिश की गई थी कि फर्टिलाइजर के लिए आयात पर निर्भरता कम हो, क्योंकि पिछले 1 साल के दौरान तमाम तरीके के आयात में फर्टिलाइजर का एक आयात है जिस पर भी निर्भरता बढ़ी है। लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि खरीफ के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली फर्टिलाइजर्स की मांग में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। यानी जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत भी बारिश हुई है या मौसम ठीक है, वहाँ फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बढ़ा है, ताकि जो भी उपज निकाली जा सके उसे लिया जा सके। और इसकी वजह से फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल जो है वो 46,236 करोड़ रुपये पर पहुँच गया। 30,201 करोड़ रुपये यूरिया का सब्सिडी बिल है, और फास्फोरस और पोटाश जो फर्टिलाइजर्स है, इनका बिल अब 16,035 करोड़ रुपये के आसपास है अप्रैल जून क्वार्टर के दौरान। और इससे लगता है कि इस साल के अंत होने तक भारत में फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल बजट के निर्धारित आकलन से काफ़ी ऊपर निकल जाएगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, सोनी लाइव, इनको नियमों में बांधने की तैयारी शुरू हो रही है। ट्राई जल्द इसके लिए कंसल्टेशन पेपर लेकर आएगा। मसला ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और केबल टीवी और डीटीएच जैसे प्लेटफॉर्म्स के खर्च को तर्कसंगत करने का है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई कंसल्टेशन पेपर जारी कर इस ओर प्रयास कर सकता है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सर, किस तरीके के नियम आने का अनुमान है? ये सवाल काफ़ी समय से है और इस पर रेगुलेशन की मांग भी की जा रही थी। भारत में करीब 40 के आसपास ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा डायरेक्ट टू होम सर्विसेज हैं, केबल सर्विसेज हैं, और इनके बीच में एक ही जैसे कंटेंट है, एक ही जैसे बाजार के बीच में दरों में काफ़ी फ़र्क है। और दूसरा, ओटीटी कंपनियों के भी अपने अपने अलग अलग पैकेजेस हैं। उसमें बहुत सारा कंटेंट फ्री मिलता है, कुछ स्पेशल सब्सक्रिप्शन के आधार पर मिलता है। अभी दरों को लेकर कोई एक रूपता या एक संगत व्यवस्था नहीं है, और इसलिए TRAI इस कंसल्टेशन पेपर को लेकर आ रहा है, जिसमें कि एक तो ये कि ओटीटी में प्राइसिंग कैसे की जाए, कैसे कोई ओटीटी कंपनी अपने कंटेंट की प्राइस तय करे और उसको ग्राहकों से कैसे उस पैसे को लिया जाए। और दूसरी चीज़ है कि बाकी जो 2 कॉम्पिटिटर रास्ते हैं, डीटीएच और केबल टीवी, इनके साथ दरों में कैसे एक समानता या एक तर्कसंगत ढांचा बनाया जाए, इसका प्रस्ताव इस कंसल्टेशन पेपर में होगा। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों पर। विदेशों में संपत्ति खरीदने वालों ने अगर संपत्ति की जानकारी सरकार के विभाग, आयकर विभाग को नहीं दी है तो उन पर जांच बैठ सकती है।
टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए सरकार ये कदम उठा सकती है। सरकारी विभागों की तरफ से रियल टाइम डेटा साझा करने के वैश्विक ढांचे के प्रभावी होने के बाद सरकार इस तरीके के कदम उठा सकती है। सर, पहला सवाल विदेश की प्रॉपर्टी की होल्डिंग्स को लेकर क्या किस तरीके की जानकारियां सामने आ रही हैं? अभी हाल में G20 की बैठक में चर्चा के दौरान एक चर्चा टैक्स के नियमों को लेकर भी थी और भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया के टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को लेकर अब ज़्यादा परेशान है कि दुनिया के कई देशों में नागरिकों की क्रॉस कंट्री प्रॉपर्टी होल्डिंग्स हैं, यानी वो रहने वाले भारत के हैं पर उनकी प्रॉपर्टी साउथ ईस्ट एशिया में भी है, उन्होंने रियल एस्टेट मिडिल ईस्ट में भी खरीद रखी है, उन्होंने यूरोप में भी खरीद रखी है। और चूंकि इनके मामले में सूचनाओं का कोई स्पष्ट आदान प्रदान नहीं है तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स के भीतर छिपाई गई हैं। कई सारे ट्रांजेक्शन्स में डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में है, कहीं ये बिजनेस पर्पज़ से खरीदी गई प्रॉपर्टी है बट उसको सही ढंग से अलग अलग जगह डिक्लेयर नहीं किया गया है। अब धीमे धीमे जब अंतर्राष्ट्रीय प्रॉपर्टी मार्केट में सक्रियता शुरू हुई है कोविड के बाद, तो ये सबसे बड़ा ग्रे एरिया या सबसे बड़ा लूप होल दिखाई दे रहा है और इसलिए अब भारतीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी चूंकि OECD की इस प्रक्रिया का हिस्सा है तो इस पर पड़ताल गहरी की जा रही है। सर, G20 में ये मुद्दा कितना गंभीर माना गया, क्या चर्चा हुई, कौन प्रस्ताव लाया? G20 के जो एजेंडे थे उसमें टैक्सेशन का भी एक एजेंडा था। 37 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसमें एक पैराग्राफ टैक्सेशन पर भी हालांकि स्पष्ट रूप से इसकी बात नहीं की गई थी, पर OECD ने वहाँ एक प्रस्ताव रखा। OECD की तरफ से G20 की बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया। वो प्रस्ताव ये था कि दुनिया के देशों को अपने नागरिकों की जो इंटर कंट्री प्रॉपर्टी होल्डिंग्स हैं, एक देश की दूसरे देश नागरिकों की जो संपत्तियां खरीद रखी हैं, उसकी सूचनाओं के आदान प्रदान का एक स्पष्ट तंत्र बनाया जाना चाहिए। अभी जो टैक्स संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो आमतौर पर इनकम टैक्स से जुड़ी हुई या बाकी फंड्स के मूवमेंट से जुड़ी हुई सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। रियल एस्टेट्स के इन्वेस्टमेंट को लेकर, रियल एस्टेट की होल्डिंग्स को लेकर अभी सूचनाओं के विनिमय का तंत्र पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और इसलिए OECD ने ये प्रस्ताव रखा था कि दुनिया के देशों को इसमें शामिल होना चाहिए और ये प्रस्ताव अब आगे गति पकड़ रहा है, जिसके आधार पर जो प्रमुख देश हैं वो अपने नागरिकों की संपत्ति संबंधी जानकारियों की सूचना भी एक दूसरे से साझा करेंगे। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने नागरिकों को दूसरे देश में संपत्ति खरीदने की छूट देते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके नागरिकों के पास अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता है फिर भी वो अपने देश में संपत्ति खरीद सकते हैं। भारत में भी ऐसी परिस्थिति है NRIs के लिए, लेकिन इसकी सूचना कैसे तय की जाए और इनकी टैक्स के नियमों में की पारदर्शिता इन पर कैसे लागू की जाए, इस बात पर OECD ने एक पूरा प्रस्ताव रखा था जिस पर भारतीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आगे बढ़ना चाहता है। सर, अब किस तरीके की कार्रवाई फिर आपको लगता है कि किस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तैयारी ये है कि जो इनकम टैक्स के नियम है उस हिसाब से वो 2 नियमों को और इसमें शामिल करेगा। एक तो सामान्य इनकम टैक्स का नियम, दूसरा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का नियम और जो इंटरनेशनल टैक्स इवेजन कंसेंसस बनी है दुनिया के देशों के बीच में, इस आधार पर वो भारत में जिन लोगों के टैक्स रिटर्न्स हैं उनकी नए सिरे से पड़ताल करेगा और जानने की कोशिश करेगा अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं के आधार पर कि क्या उन्होंने दुनिया के किसी देश में संपत्ति ले रखी है और अगर ऐसा है तो उन्हें टैक्स नोटिस भेजे जाएंगे। तो कुल मतलब इसका ये कि दुनिया में जिन लोगों की भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपत्तियां हैं उन्हें इस बात पर सतर्क होना चाहिए कि उनके भारत के जो रिटर्न्स हैं उनमें सही डिक्लेरेशन किए गए हैं कि नहीं किए गए। शुभम ने आपसे शुरुआत में इस बात का जिक्र किया, भारतीय बाजार में अब धीमे धीमे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपत्तियां खरीदने का प्रचलन बढ़ रहा है। भारत के सोशल नेटवर्क्स के ऊपर आपको दुबई के, शारजाह की, यूरोप की, साउथ ईस्ट एशिया के शहरों की प्रॉपर्टीज़ बिकती दिखाई दे रही हैं और इससे ये भी स्पष्ट होता है कि भारत के लोग अब मुंबई और बड़े शहरों की जगह इन शहरों में भी प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 को लॉन्च किया है। इसके तहत LPG के 75 लाख मुफ्त कनेक्शन बांटे जाएंगे। उन परिवारों को गैस कनेक्शन दिया जाएगा जिनको अभी तक ये नहीं मिल पाया है। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 1650 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। इस बीच हुआ क्या कि विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 10 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई। गैस का सीधा कनेक्शन यहीं से है, क्योंकि अगर कच्चा तेल महंगा होगा, नेचुरल गैस महंगी होगी, तो चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, घर की गैस हो, ये सब कुछ महंगे होंगे, तो ये सब्सिडी का बोझ भी बढ़ेगा। गुरुवार को ब्रेंट का भाव, क्रूड ऑयल का जो भाव था वो $93 प्रति बैरल के करीब दर्ज किया गया, जो नवंबर 2022 के बाद अब तक का सबसे ऊपरी भाव है। तेल उत्पादक देशों की तरफ से उत्पादन में की गई कटौती की वजह से ये कीमतों में तेजी देखी जा रही है। लेकिन सर, इस बार की ये जो तेल की महंगाई है, महंगाई इससे पहले भी थी,
लेकिन इस बार की तेल की महंगाई भारत के लिए ज़्यादा बड़ी चिंता क्यों है? इस बार की तेल की महंगाई में जैसा हमने कल विस्तार से बताया था, उसका ये अगला चरण है जो जानना जरूरी है कि इस बार तेल की महंगाई में रूस ने भारत का साथ छोड़ दिया। हालांकि G20 की बैठक में भारत ने काफ़ी पेशबंदी के साथ रूस को सीधे इस युद्ध के लिए, यूक्रेन के लिए रूस पर सीधे इंडाइट करने के लिए का जो बयान था, जो कोशिश थी, उसे G20 के प्रस्ताव में, डिक्लेरेशन में जाने से रोका, क्योंकि जो नाटो और पश्चिम के देश थे वो रूस को सीधे इस युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहते थे। लेकिन वापस अगर लौटें तो तेल के बाजार में रूस सऊदी अरब के साथ मिलकर अब उत्पादन में कमी कर रहा है। और भारत के लिए, जैसे हमने कल विस्तार से बताया था कि आपको, कि सबसे बड़ी चुनौती इस समय है कि 92 डॉलर के आसपास का कच्चा तेल है। पिछले साल की जो तेल की महंगाई थी वो पूरा दौर सस्ते रूस के कच्चे तेल के सहारे निकाल लिया गया। रूस का सस्ता कच्चा तेल आ रहा था, पहले वो कच्चा तेल स्पेशल डिस्काउंट पर आता था, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैपिंग हुई, लेकिन $60 के लेवल पर भारत को कच्चा तेल रूस का मिल जाता था। उससे भारतीय बाजार में कीमतें कम नहीं हुई, कीमतें पेट्रोल डीजल की वहीं बनी रहीं, पर बढ़ने की नौबत नहीं आई। उस तेल के सहारे भारतीय कंपनियों ने अपने यहाँ तेल उसकी रिफाइनिंग की और उसके जरिए पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया, इस पर सरकार ने खास टैक्स लगाया था। उस टैक्स के जरिए सरकार को राजस्व मिला था। ये पूरी गणित थी जिस आधार पर पिछले साल यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से लेकर अभी तक भारत के तेल बाजार को सरकार मैनेज कर रही थी। अब अचानक जो सबसे बड़ा दोस्त था, प्रमुख दोस्त था, जहां से सस्ता कच्चा तेल आ रहा था, वो अब तेल बढ़ाने वाले ग्रुप के साथ है। हालांकि उसके साथ पहले भी था, लेकिन अब उसने स्पष्ट रूप से उत्पादन में कटौती का फैसला किया है। तो एक बड़ी दुविधा है। दूसरी दुविधा यह कि रूस के साथ जो पेमेंट का पूरा स्ट्रक्चर था वो भी बैठ गया, ध्वस्त हो गया। रूस ने अब रुपए में भुगतान लेना बंद कर दिया। तो भारत की दोहरी चुनौती है। तो रूस के पास सस्ता कच्चा तेल है नहीं, रूस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बढ़ाने की जो पूरी कोशिश की कीमत बढ़ाने की जो पूरी कोशिश है उसको लीड कर रहा है, उसका नेतृत्व कर रहा है सऊदी अरब के साथ। और दूसरी चीज़ है कि भारत को अब रूस से अगर कच्चा तेल खरीदना भी होगा तो उसे भुगतान करने के लिए युआन या दिरहम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ी चुनौती है इस समय भारत की तेल अर्थव्यवस्था में, कि अब तेल सस्ता कहाँ से आएगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका में भी महंगाई वापस लौटने लगी है। अमेरिका में अगस्त के दौरान महंगाई दर में लगातार दूसरे महीने बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगस्त में रिटेल महंगाई दर 3.7% दर्ज की गई, जबकि बाजार 3.6% का अनुमान लगाए बैठा था। जुलाई के दौरान अमेरिका में रिटेल महंगाई 3.2% थी। सर, क्या बता रहा है अमेरिका में महंगाई का लौटना? अमेरिका में महंगाई के आंकड़े में बढ़ोतरी ने जो रुख था अमेरिका के फेडरल रिजर्व को, उसे साबित किया है कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व लगातार इस बात को कह रहा है कि महंगाई अभी गई नहीं है। और ये लगभग ऐसी परिस्थिति दिख रही है जहां हमें 1970 के दशक की तरह एक बार महंगाई का दूसरा दौर आता दिखाई दे रहा है। और इसके कई सारे फैक्टर बनते दिख रहे हैं, जिसमें कि कच्चे तेल की कीमतें, ईंधन की कीमतें तो शामिल हैं ही, लेकिन क्योंकि जो ताज़ा आंकड़ा आया शुभम, उसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था महंगाई में बढ़ोतरी का, वो गैसोलीन की कीमतें थी। यानी WTI और क्रूड की कीमतें अमेरिका की महंगाई में उसका रिफ्लेक्शन दिखने लगा है। अब सबसे ज़्यादा निगाह लोगों की इस बात पर होगी कि फेडरल रिजर्व अपनी अगली बैठक में क्या ब्याज दरें को बढ़ाने का एक दौर फिर शुरू करेगा। और अब यहाँ से और बहुत सारे आकलन बदलेंगे आने वाले समय में। वापसी कब होगी, कब ये ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया रुकेगी, कब जाकर बाजार में दोबारा ब्याज दरों में कमी शुरू होगी, हार्ड लैंडिंग होगी और कितनी हार्ड लैंडिंग होगी, यानी ब्याज दरों का अंतिम स्तर क्या होगा बढ़ोतरी का। ये सारे आकलन जो अभी से 1-2 महीने पहले इस पर निर्धारित थे कि महंगाई अब थमने लगी है, थोड़े समय के बाद ब्याज दरों में कमी की प्रक्रिया शुरू होगी, ये सारे आकलन बदलेंगे। तो अगले 3 से 4 महीने के दौरान ब्याज दरें, बॉन्ड यील्ड्स और इन सारी प्रक्रियाओं में अब दोबारा बदलाव दिखाई देगा। और इसलिए ऐसा लगता है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर, जैसे हम ये मान रहे थे कि अगले साल 2024 के सितंबर-अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा, वो शायद वहाँ तक ना खत्म हो, उससे कुछ और आगे बढ़ाया जाए उसको, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ चौधरी ने कहा है कि बैंक की तरफ से बांटे गए कुछ कर्जों में स्ट्रेस नजर आ रहा है, यानी बैंक को लग रहा है कि दिया हुआ कर्ज फंस सकता है। ब्रोकिंग फर्म मैक्वारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर ने सिंगापुर में निवेशकों को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है। मैक्वारी के मुताबिक अमिताभ चौधरी ने बताया कि ज़्यादा स्ट्रेस 50,000 रुपये से कम के जो पर्सनल लोन थे, कुछ बड़े लोन पे भी ये स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन ज़्यादा जो स्थिति खराब है वो 50,000 से छोटे लोन की है।
पाकिस्तान में फिर से पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है। रिपोर्ट में आज ये पता चला, वहाँ एक अखबार में एक रिपोर्ट छपी जिसके हवाले से पता चला कि पाकिस्तान में कई पेट्रोल पंप पे तेल खत्म हो गया। स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस अथॉरिटी ने सभी पेट्रोल पंप को अपने पास तेल का स्टॉक करने के लिए कहा है। बायजूस ने उन आरोपों से इनकार किया जिसमें कहा गया था कि कंपनी ने कुछ विदेशी हेज फंड में 53.3 करोड़ रुपए छिपा कर रखे हुए। कंपनी का कहना है कि बैंकों ने बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहा था, लेकिन कंपनी का ये कहना है ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा पैसा फिक्स एसेट्स के कुछ अच्छे इंस्ट्रूमेंट में लगाया गया था। टेक्सटाइल और रिटेल कारोबार से जुड़ी कंपनी बॉम्बे डाइंग ने मुंबई में वर्ली में 22 एकड़ का एक प्लॉट बेचने की घोषणा की है। प्लॉट को जापान की कंपनी सुमिटोमो ने 5200 करोड़ रुपए में खरीदा है। कंपनी के बोर्ड ने प्लॉट बिक्री को मंजूरी दे दी है, अब शेयर होल्डर्स की मंजूरी लेना बाकी है। कोई टिप्पणी सर? वाडिया समूह की ये बड़ी डील है 5200 करोड़ रुपए की, जो बॉम्बे के हाल फिलहाल के वर्षों में सबसे बड़ी लैंड डील्स में एक शामिल मानी जा रही है। और ऐसा वाडिया समूह इसलिए कर रहा है कि उसे कर्ज कम से राहत मिल सके। करीब 3,969 करोड़ रुपए का कर्ज इस डील के जरिए चुकाया जाएगा वर्ली के इस प्लॉट के जरिए। और पाकिस्तान में पेट्रोल की क्राइसिस एक बड़ी समस्या बन रही, बल्कि इस तरह की भी खबरें हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में पेट्रोल के संकट के कारण ईरान से तेल की स्मगलिंग हो रही है। ईरान के बॉर्डर से तेल की तस्करी करके पाकिस्तान में लाया जा रहा है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे शाम को 7 बजे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ऐसे ही का तन्हा